हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी। वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कक्षा 11वीं हिंदी के महत्वपूर्ण गद्य खंड और पद्य खंड से कौन कौन से कवि परिचय और जीवन परिचय हैं जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये आपको वीडियो को अंत तक देखना है, पूरे आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपने यदि अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ जिसके मैं वीडियो बनाती हूँ उसके सभी पीडीएफ, नोट्स, आईएमपी सब कुछ आपको वहां पर मिलता रहता है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा पे कक्षा 11वीं जो है, यहाँ पर आपको आने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही पार्ट आपको जो पार्ट 1, 2 और 5 आने वाले हैं, जैसे कि हो गए यहाँ पर प्रेमचंद जी का है जो हमारा पहला पार्ट है आपको यहाँ पे। तो प्रेमचंद जी का पहला पार्ट है नमक का दारोगा, जैसे कि मियां नसरुद्दीन, कृष्णा सोपती जी का और शेखर जोशी का गलता लोहा। तो ये तीनों पार्टों के बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे भी मैंने आपको क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। और जो अदर सब्जेक्ट उनके मैंने बता दिए, तो यहाँ पर आपको पूरे करना है। और साथ ही साथ जो एमपी बोर्ड ने रिलीज करा था टाइम टेबल, उसके अनुसार रिड्यूस सिलेबस जो आपका है फिजिक्स में, जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए फर्स्ट चैप्टर जो है भौतिक जगत वो रिड्यूस हो चुका है, बट उसके आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, लेकिन एमपी बोर्ड ने दिए हैं तो रिड्यूस सिलेबस से कुछ नहीं आएगा, पहले जैसे रिड्यूस हो चुका है तो वहां से आपको क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, इसलिए चैप्टर 1 को आपको नहीं पढ़ना है फिजिक्स वालों को। तो जिन्होंने जिन्होंने नोट करे हैं पर उसको नोट कर लीजिए, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है आपको, महत्वपूर्ण आपका रिड्यूस हो चुका है पहले से, तो वो अब नहीं आएगा एमपी बोर्ड ने। तो देखते हैं अब हम हिंदी के 11वीं हिंदी के किस प्रकार से आपके महत्वपूर्ण जीवन और कवि परिचय। तो देखिए, 3 पार्टों से आपको आने वाला है। एक तो प्रेमचंद, कृष्णा सोपती और शेखर जोशी, ये तीनों लेखक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको शॉर्ट में इनकी रचनाएं बता देती हूँ। आपको तीनों के में से कोई भी दो, या तो प्रेमचंद या तो कृष्णा सोपती, ये दोनों में से भी आपको दोनों, और शेखर जोशी, तीनों में से कोई भी दो आपको जो महत्वपूर्ण लगे वो अच्छे से याद हो जाए वो कर लीजिए। यहाँ पर प्रेमचंद और कृष्णा सोपती का आपको करना ही करना है। 2 लोगों का यदि आपने जीवन परिचय कर लिया तो यदि इनमें अथवा में शेखर जोशी भी आता है तो एक तो आपको बन ही जाएगा, इसलिए आपको प्रेमचंद, और प्रेमचंद तो आपको छोड़ना ही नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपन्यास सम्राट का कहे जाते हैं। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हमेशा आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा होगा, कोई भी एग्जाम्स में प्रेमचंद जी का आता है, तो आपको सबसे पहले प्रेमचंद जी का जीवन परिचय तैयार करना है। तो गद्य खंड से ये हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी मैं आपको पद्य खंड से बताने वाली, उसके पहले हम देख लेते हैं आप इनकी क्या क्या याद करेंगे। तो मैं 2 रचनाएं बता दे रही हूँ जो आपको फटाफट याद हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताने वाली, भाषा शैली आप कैसे लिख सकते हैं और साहित्य में स्थान भी आपको ऐसे लिखना है। तो इससे क्या होगा, ये जो तीनों है आपके यहाँ पर शॉर्ट में कवि परिचय, जीवन परिचय वो पूरा तैयार हो जाएगा, यानी कि उनकी 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो यदि तीनों में से आपको कोई भी आते हैं तो आप फटाफट लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं तीनों के बता देती हूँ कैसे लिखना है। तो प्रेमचंद जी का जब आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले 2 रचनाएं आपको आना चाहिए, जिन भी तीनों लेखकों की है, तो 2 रचनाएं मैं बता रही हूँ। तो प्रेमचंद की 2 रचनाएं क्या हो गई, एक तो गबन, एक गोदान, और आपको जो कोई भी और याद हो जैसे कि निर्मला, और कोई भी बहुत अच्छी अच्छी है इनकी रचनाएं बहुत सारी, वो भी आप लिख सकते हैं। तो 2 रचनाएं तो आपको सबके लिए लिखना है। उसके बाद में 2 रचनाएं कृष्णा सोपती जी की, यदि आपको आता है कि कृष्णा सोपती जी का जीवन परिचय लिखिए, उनकी प्रमुख 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो क्या लिखेंगे आप, एक तो हो गई जिंदगी नामा, एक तो दिलो दानिश। इसके अलावा एक और उनकी रचना है ए लड़की, यदि आपको याद होती है तो बहुत अच्छी है और बहुत इजी है, ये सारी आपको याद होती है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको करना है। उसके बाद में 2 रचनाएं शेखर जोशी जी की, कौन कौन सी है, 7 के लोग और हलवा। इसके अलावा उनकी और एक बैरंगी वाली भी है, तो यदि वो आपको याद होती है वो भी लिख सकते हैं। तो 2 रचनाएं आपको सबके लिखना है। प्रेमचंद की होगी 2 रचनाएं, गबन गोदान, कृष्णा सोपती जी की होगी जिंदगी नामा, दिलो दानिश या ए लड़की, जो तीनों आपको याद हो जाए। उसके बाद है शेखर जोशी जिनका पाठ का नाम है गलता लोहा, तो 7 के लोग और हलवा। तो ये आपको लिखना है। याद रखिए, जो पार्ट आपको पूछा जाता है, जैसे कि हमने प्रेमचंद जी की बात करते हैं नमक का दारोगा, तो वो रचना आपको नहीं लिखना है, वो आप पार्ट में पढ़ चुके, इसके अलावा कुछ लिखेंगे तो आपको प्लस पॉइंट रहेगा, इसलिए उसके अलावा लिखिए। जैसे कि शेखर जोशी जी का यदि आपने गलता लोहा ही लिख दिया तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा या उतना इंप्रेसिव भी नहीं, इसलिए आपको थोड़ी अलग रचनाएं लिखना है। तो ये होगी हमारी रचनाएं। अब भाषा शैली की बात करते हैं, तो देखिए प्रेमचंद जी ने कौन सी भाषा यूज की है वो आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी शैली यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी भावात्मक शैली है, यहाँ पर उनको जो पाठ है नमक का दारोगा वो कौन सी शैली में लिखा गया, भावात्मक शैली। तो इसका सेंटेंस आप कैसे बना लेंगे, प्रेमचंद जी की सभी रचनाओं में भावात्मक शैली पाई जाती है, या इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार से रचनाएं बना सकते हैं आप। कृष्ण सोपती जी का भी बिल्कुल ऐसे ही, उन्होंने किस प्रकार के, जैसे कि संस्मरण है तो उन्होंने किस प्रकार से याद करते हुए लिखा गया है, लेखिका ने इस प्रकार से प्रयोग किया है, ये सारे सेंटेंस आप भाषा शैली में बना सकते हैं। तो यदि आपको कोई जीवन परिचय नहीं आता है तो बस 2 रचना याद कर लीजिए, तो यहाँ से भाषा शैली आप इजीली बना सकते हैं।
अब शेखर जोशी जी भी, जब हम कहानी पढ़ते तो हमें बहुत से उसमें चीजें पता चलती, जैसे कि प्रेमचंद की हमने नमक दारोगा पढ़ी तो उसमें भावों का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा हमें। फिर गुणात्मक शैली, मतलब किसी किसी के हम देखते हैं कुछ कहानियों में गुण का डिफाइन होता है कि ये लेखक के एक प्रमुख गुण थे, तो ये भी आप लिख सकते हैं, इनका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो ये तीनों की बात होगी हमारी भाषा शैली की। अब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ साहित्य में स्थान लिखना है। तो यदि तीनों में से कोई भी एक आता है तो साहित्य में स्थान कैसे लिखेंगे इनका, यदि प्रेमचंद जी का तो शिखर पुरुष माने जाते हैं साहित्य के साथ, ये आपको याद रखना है, साहित्य के शिखर पुरुष यदि ऑब्जेक्टिव में आता है, मैंने आपको प्रश्न बैंक का ऑब्जेक्टिव में बताया है, साहित्य के शिखर पुरुष किसे कहा जाता है, प्रेमचंद जी को। तो लिख देंगे इनका साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, या फिर यदि उनका कुछ आपको याद है उपन्यास सम्राटकार तो भी लिख सकते हैं। तो जो उनकी उपाधि यदि वो आपने यहाँ याद कर लिया, उनको कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो वो याद कर लिया, वहां पर ये साहित्य में स्थान आप लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी जो आपको अच्छे से आता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे उपन्यास सम्राट का लिख दिया, तो ये लिख देंगे आप पूरे पॉइंट वाइज आप लिख देंगे कि प्रेमचंद जी को उपन्यासकार सम्राटकार के नाम से जाना जाता है, या इनकी उपाधि उपन्यास सम्राटकार। तो ये ऐसे आपको सब कुछ लिखना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक होगी कैसे कैसे आपको याद रखना है गद्य खंड में। ऐसे ही यदि शेखर जोशी जी का आता है तो उनकी कहानी बहुत भावात्मक रूप से पेश की गई है, सभी पात्रों का वर्णन ए 1 बाय 1 करके मिलता है, एक के बाद हमें सभी पात्र मिलते हैं, उनके भाव बहुत अच्छे से, शैली पूरी प्रस्तुत की गई है कहानी में। इस पात्र में सबसे ज्यादा गुण, ओज गुण जो भी आपको मिलते हैं इसमें कहानी में, यदि हमें कोई अच्छे रस मिलते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने यूज करा है। तो पूरा वो लिख सकते हैं कि वाक्य उन्होंने कैसे प्रस्तुत किए, पूरे वाक्य जो प्रस्तुत किए उसके आधार पे पूरी शैलियां, भावात्मक गुणात्मक शैली हो गई, ये सभी शैलियां यदि उन्होंने प्रयोग किए तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अब कवि परिचय देखते किस प्रकार से होगा। तो देखिए अब पद्यखंड की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे काव्यखंड इसको बोलते हैं हम, तो काव्यखंड बोले या पद्यखंड, बात एक ही, काव्य यानी भी गीत, पद्य यानी भी गीत। तो जो महत्वपूर्ण कवि परिचय वो आपके पाठ से आने वाले, तो यहाँ पर जो पाठ है आपके 9 और 10 जो पद्यखंड में है, यानी कि 1 और 2 स्टार्टिंग में ही है, तो हम कह सकते हैं इसको तो कबीर और मीराबाई का, जो कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिया है, दोनों पाठों से आने वाले। तो यहाँ महत्वपूर्ण दोनों ही है, कबीर और मीराबाई दोनों के आपको याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको दोनों याद नहीं हो रहे तो इन दोनों की रचना आपको याद करना है, यदि दोनों में से एक भी आता है तो आपको बन जाना चाहिए। तो कबीर की 2 रचनाएं क्या क्या हो गई, एक बीजक हो गई, एक साखी, और यदि शपथ याद करना आपको तो साखी शपथ दोनों, ये दोनों ही याद कर सकते हैं। बीजक में तीनों रचनाएं बता दी। उसके बाद में मीराबाई की 2 रचनाएं क्या हो गई, गीत गोविंद का टीका और राग सोठा, बहुत इजीली आप कर लेंगे। तो गीत गोविंद का टीका और राग सोठा बहुत इजी याद हो जाएगी। और एक पदावली, यदि आपको याद होती है तो मीराबाई की पदावली बहुत फेमस है, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप चाहे तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई हमारी। और सबसे ज्यादा क्या हो गया, यहाँ पर हमने 2 रचनाएं देख ली, मतलब यदि हमें या मीराबाई का नहीं आता है और कबीर का आ जाता है तो हम कबीर का भी लिख सकते हैं, और मीराबाई का आता है तो हमको सिर्फ 2 रचनाएं याद चाहिए। उसके बाद में कोई भी पद्यखंड से आपको कोई भी कवि परिचय आता है तो वहां पर कैसे लिखना है आपको, देखिए भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। भाषा शैली कहाँ पर आएंगी आपको, जीवन जो हमने जीवन परिचय देखे उसमें, यानी कि गद्य वालों के लिए। लेकिन कवि परिचय में हमें क्या आता है, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो जैसे आप बात करते हैं मीराबाई की, तो ये किसकी है, मीराबाई कृष्ण भक्त, बहुत कृष्ण जी के ऊपर पूरी उन्होंने कविताएं बेस्ड लिखी है, तो क्या लिख सकते हैं, कृष्ण भक्त की कवित्री है, यानी कि वो हिंदी के कृष्ण भक्त कवित्री थी। और इनकी सभी रचनाओं में आपको कौन सा भाव मिलता है, भाव, यानी कि उन्होंने किस भाव से, तो माधुर्य भाव मिलता होगा आपको पूरे वहां पर, वो पूरे माधुर्य भाव से रचनाएं में लिखती है। उसके बाद में उनकी भाषा शैली, पूरा कला पक्ष में कौन कौन सी भाषा है उसकी वो भी लिख सकते हैं। अलंकार वगैरह जितने भी आते हैं वो आपको कहाँ लिखना है, वो कला पक्ष में। जैसे कि कबीर की रचनाओं में क्या होता है, वो कबीर गुरु ज्ञानी में बताते हैं, उनके भाव कैसे प्रकार के ज्ञान व्यवहार ज्ञानी बताते हैं, संतों के आधार पर वो बताते हैं, ऐसा पूरा हम वाक्य बना बना के आप लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट में आपको याद रखना है, यदि आपको कोई नहीं बनता है तो बहुत इजीली आ जाएगा, एक से आप पूरे बहुत सारे बना सकते हैं, कोई भी आ जाए आप लिख सकते हैं, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। जैसे कि अब मैंने बताया इनमें माधुर्य भाव है, तो माधुर्य गुणों की छटा ओतप्रोत है, अलंकारों की प्रता हो, अलंकार इनके इसमें सबसे ज्यादा बिखरे हुए हैं, गुणों की प्रधानता है, माधुर्य गुणों की प्रधानता है, जो भी अलंकार आपको लगता है कि इसमें अलंकार है ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि इनकी भाषा बहुत आकर्षक है, शुद्ध साहित्यिक भाषा है, ब्रज भाषा है, जैसे कि मीराबाई के इसमें आपको मिलता होगा, ये ऐसे पूरे भाषाएं आप लिख सकते हैं। और साहित्य में स्थान आपको कैसे लिखना है, दुख किसी का भी आ जाए तो लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य में मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है, कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है, ये अमर भक्त कवित्री है। ऐसे वर्ड्स आपको बराबर अपने अकॉर्डिंग जहां पर जमाना है, बहुत अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। और बहुत इजीली यदि कोई भी पूछा जाए तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक याद रख लिया आपने तो आपको पूरा ट्रिक बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे महत्वपूर्ण कवि परिचय और जीवन परिचय जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको पूरे कंप्लीट हो जाना चाहिए, यार जल्दी से जल्द हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में आपको बहुत महत्वपूर्ण निबंध बताने वाली हूँ हिंदी के, तो आपको चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।